बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर तक कंप्लीट किया था इस चैप्टर को, आज लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। दिस इज अगेन समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बट इट्स मोर ऑफ अ रिविजन, बट अपन डिटेल में जाएंगे, आराम से करेंगे प्रैक्टिस के साथ में। हमने क्वांटम नंबर 4 कौन से देखे थे, पहले रिवाइज कर लो फटाफट। कौन से 4 क्वांटम नंबर देखे थे? पहला प्रिंसिपल, सेकंड अजीमुथल, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ये देखा था हमने, है ना। अब शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट्स द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन से ऑर्बिटल का कैसा शेप है, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जरा एक एग्जांपल आपको देता हूं, प्रैक्टिकल चीज जो आपने पढ़ी हुई है आपको समझ में आएगा। आपको अगर मैं कहूं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में फिजिक्स में आप पढ़ते हो, तो आप बोलोगे कि इसका जो पाथवे है सन के अराउंड वो कैसा है, सर्कुलर है कि एलिप्टिकल है बच्चों? ये ऐसा पाथवे है क्या, सर्कल है क्या? नहीं ना, कैसा है? ऐसा है ना, एलिप्टिकल पाथवे है ना, अर्थ अराउंड द सन, है ना। यानी कि शेप जो है, जो उसकी ट्रेजेक्टरी, जो जिस तरह से वो रिवॉल्व हो रहा है, उसका शेप जो है वो स्फीयर नहीं होके एलिप्स है। ये शेप क्या बताता है आपको ये बताता है कि अर्थ के जो एक्सिस है, जिस पे वो रिवॉल्व कर रहा है, उसका क्या शेप है बेसिकली, है ना। अब आप बोलोगे कि इसका इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना, तो ये तो हम लोगों ने रुदरफोर्ड मॉडल में ऑलरेडी देखा हुआ है कि भाई हमारा जो एटम है वो प्लैनेट के जैसा ही है ना, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे, कंपेयर कर सकते हो। और वो इलेक्ट्रॉन जिस पाथवे में रिवॉल्व करेंगे वो पाथवे बेसिकली उसका ऑर्बिटल का शेप है। क्या समझे आप बात को? जिस पाथवे में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वही पाथवे एक्चुअली ऑर्बिटल के शेप को डिफाइन कर रहा है। सही बोल रहा हूं? अगर वो सर्कुलर पाथवे में जाएगा तो आप बोलोगे ऑर्बिटल का शेप सर्कुलर था, है कि नहीं। अगर वो ऐसे फिगर ऑफ 8 मोशन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है समझो, फिगर ऑफ 8 मोशन में, तो आप बोलोगे कि अच्छा ऑर्बिटल का शेप ऐसा था। ऐसे भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। अगर वो इस एक्सिस में फिगर ऑफ 8 मोशन, इसको फिगर ऑफ 8 मोशन बोलते हैं, पता है ना आप लोग, ये 8 जैसा दिख रहा है ना, ऑफ कोर्स। तो अगर इंफिनिटी भी बोल सकते हो, ऐसे इंफिनिटी का सिंबल होता है ना ऐसे, बट अपन फिगर ऑफ 8 मोशन बोलते हैं ना। तो ऐसे अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो भी आप बोल सकते हो अच्छा ये ऑर्बिटल का शेप है, ऐसे जा रहा है तो भी ऑर्बिटल का शेप है ना। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो अल्टीमेट पोजीशन, अल्टीमेट जगह है एटम के अंदर, वो कहाँ है? ऑर्बिटल के अंदर है। क्या ये बात से सब लोग सहमत है कि नहीं? ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं ना, फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि एटम होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स, है ना। ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं? सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो आपको कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहां रहता है, तो आप क्या बोलोगे? ऑर्बिटल के अंदर। जिन बच्चों को ये अगर याद नहीं है तो उनको बता दूं कि मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था कि ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी बिल्डिंग है ना, ये आपका फ्लैट है, और ये आपका रूम है जिसके अंदर आप रहते हो। ऐसे बोला था ना, याद होगा सबको। तो आप कहाँ रहते हो? आप तो भाई रूम के अंदर रहते हो, अपनी जगह में रहते हो ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में रहता है। क्या बोलते हैं उस जगह को? उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल, है ना। और उस ऑर्बिटल का हमको क्या डिटरमाइन करना है अभी? शेप डिटरमाइन करना है। पहले ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, आई होप सो। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल लोकेशन है वो कहां से कहां तक है, उसका शेप क्या है? वो सर्कुलर शेप का है या ऐसे डम्बेल शेप का? इसको हम लोग डम्बेल भी बोलते हैं। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डम्बेल शेप का। ठीक है। तो ऑर्बिटल के शेप को कैसे डिटरमाइन करना है ये अभी हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर? चलो लेट्स बिगिन दैट। तो शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमाइन दैट? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। ना याद करो, पिछले सेशन में मैंने आपको श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में बताया था और क्या कहा था कि उसको हमें सॉल्व नहीं करना है, ये बोला था ना।
और ये जो सिंबल दिया था श्रोडिंगर ने, इसका नाम है साई। ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा वगैरह होते हैं ना ग्रीक लेटर्स में, वैसे ये इसका नाम क्या है, PSI। क्या प्रोनाउंस करेंगे, साई। क्या प्रोनाउंस करेंगे, साई। तो साई स्क्वायर जो है यानी कि वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है, राइट, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब ये सेंटेंस बहुत जन को बाउंस हो जाता है, तो जरा समझो। क्या हाइजेनबर्ग ने हमें ये क्लियरली बता दिया था पहले ही कि या तो आप इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता सकते हो, पोजीशन बता सकते हो, या तो उसकी वेलोसिटी, बरोबर है। ये ऑलरेडी हमको हाइजेनबर्ग ने बता दिया था, हम उसकी पोजीशन या वेलोसिटी दो में से एक ही एक्यूरेटली बता सकते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद श्रोडिंगर आया। श्रोडिंगर ने बोला भाई मैं वेव इक्वेशन दे रहा हूं, वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्वांटम नंबर एज आंसर्स मिलेंगे। तो हमने क्वांटम नंबर निकाल लिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई उस वेव फंक्शन के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी, कि ये एक जगह है एटम के अंदर, ये इतना स्पेस है, क्या ये गारंटी है कि इतने स्पेस में हमको हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा? आंसर है नहीं। कुछ जगह पे हमारी इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो वेव फंक्शन से डिटरमाइन करेंगे। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द वेव फंक्शन, वी जस्ट अज्यूम, ये सेंटेंस को हम लोग मान लेते हैं क्या, अच्छा ये क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है वो वेव फंक्शन से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चीज आप मार्क करके रखेंगे क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, टू वेव फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, यू कैन जस्ट mark this sentence and you don't need to solve the wave function. Okay, now there was another guy named as Max Born. ठीक है, there was another guy named as Max Born, and what he said was, कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी है कि भाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलो। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी ये वर्ड नहीं समझा उनके लिए बताऊं, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब किसी घटना के होने की संभावना है ना, चांसेस। चांसेस को अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी इंडिया इंग्लैंड में खेलने गए तो भाई जीतने की या हारने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा अपन बोलते हैं ना। वैसे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के कितने चांसेस हैं, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के या मिलने के कितने चांसेस हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और एट अ गिवन लोकेशन, एट अ गिवन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको श्रोडिंगर ने क्या बोला था? वेव फंक्शन। मैक्स बॉर्न ने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं, है ना। अब वो उन्होंने डायग्रामेटिकली कैसे समझाया, देखो डायग्रामेटिकली से कैसे समझाया। ये आपका s ऑर्बिटल, ये पूरा जो सर्कुलर है ये आपका s ऑर्बिटल है। ये है 1s ऑर्बिटल, ये सर्कुलर स्फेरिकल होता है। ये है 2s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। आप बोलोगे ठीक है भाई, s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, मान लिया। अभी ये 1s है और ये 2s है, तो 2s जो है वो साइज में 1s से बड़ा है, ये भी बहुत लॉजिकल बात है। आप बोलोगे ठीक है। अब सवाल ये है कि 1s में इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे s में मिलेगा क्या? मतलब इस पूरी जगह में अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेगा? आंसर है नहीं, पूरे के पूरे स्फीयर में नहीं मिलेगा। कहां पर मिलने के चांसेस ज्यादा, आप खुद देख सकते हो। अगर आपको चाहिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। आप ये जूम करके देखोगे तो आपको एक डार्क एरिया दिख रहा है बच्चों और एक लाइट एरिया दिख रहा है। अब दिख रहा है, एक बीच में डार्क एरिया है और एक लाइट एरिया है। आप बोलोगे हाँ सही बात है, एक डार्क एरिया एक लाइट एरिया। तो जो डार्क एरिया वहां पे ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन के मिलने के, और जो लाइट एरिया वहां पे थोड़े से कम चांसेस है। एकदम इजी सिंपल, आप डायग्रामेटिकली प्रैक्टिकली देख सकते हो, है ना। तो इसको बेसिकली हम लोग बॉडी सरफेस डायग्राम बोलते हैं। इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। हम लोग बॉडी सरफेस डायग्राम बोलते हैं। बेसिकली एक डायग्राम बनाया जाता है जिससे आपको ये पता चलता है भाई जहां डार्क एरिया वहां पे ज्यादा चांस है मिलने के इलेक्ट्रॉन के, और जहां लाइट एरिया वहां कम है। बस ऐसे देखना है आपने, है ना। तो
तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा है, ये एरिया में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और बाहर के एरिया में प्रोबेबिलिटी कम है। आप बोलेंगे ठीक है भाई, सीधी बात है। आपके दिमाग में अगला सवाल यह आएगा कि ऐसा क्यों है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़नी चाहिए? हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है, दैट शुड बी इनफ, है ना। हमने बोल दिया अच्छा इलेक्ट्रॉन का है 1s में है, 2s में है, 2p में है, जहां पे भी है, जो भी सब शेल के अंदर, जो भी ऑर्बिटल के अंदर, वो इनफ होना चाहिए। तो होता क्या है, देखो यार, इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, ये हमने अग्री किया सबने। इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है? नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या कैरी कर रहे हैं? चार्ज कैरी कर रहा है। क्या कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहा है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब अगर अपना चार्ज एक जगह पे रखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड बन जाती है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन्स की एक, ऐसा आप इमेजिन करो, एक क्लाउड बन रहा है, एक बादल बन रहा है, जिसमें पूरा का पूरा ऐसा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अभी आपको आसमान में क्या हर जगह इक्वल नंबर ऑफ क्लाउड्स दिखते हैं क्या? नहीं, स्कैटर्ड होते हैं ना, स्कैटर्ड होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, है ना, डेंसिटी अलग अलग होती है। वैसे यहां पे भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की बात करें तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज्यादा डेंस, मतलब कि ऐसा चार्ज ज्यादा डेंस होगा, और कहीं पे चार्ज थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी फैला हुआ होगा, है ना। तो हमें यह पता करना है कि कहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और उसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग टर्म से बोलते हैं। कोई उसको वेव फंक्शन बोलेगा, कोई उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेगा, कोई उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलेगा। क्या बोलेगा? उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलेगा, है ना। तो जैसे कि आपको जो अभी मैंने बोला एग्जैक्टली आपको ये वर्ड्स यहां पे समझ में आएंगे। देखो अभी देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम्स ऑफ 1s एंड 2s, मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाए 1s और 2s के, है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम्स ऑफ 1s एंड 2s ये रहे, मैंने अभी दिखाए आपको, है ना। और ये डायग्राम, दीज डायग्राम्स अपीयर लाइक अ क्लाउड, अपीयर लाइक अ क्लाउड, है ना। अब बोलोगे सही है, हाँ दिख रहा है हमको, क्लाउड जैसा दिख रहा है भाई। एंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s ऑर्बिटल है, अब ये एक सेंटेंस को ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s ऑर्बिटल है, उसमें एक आपको नोड मिलता है। क्या मिलता है? एक नोड मिलता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर ये नोड क्या होता है? तो नोड का मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जिस एरिया में होने की जीरो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उस एरिया को नोड। नोड इजी टू रिमेंबर, नो नथिंग, कुछ नहीं, उधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे खाली जगह है वो। तो ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसी भी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, एक ऐसी जगह है जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, तो ऑब्वियसली एक ऐसी भी जगह होगी जहां पे कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, है कि नहीं। तो जहां पे जीरो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नोड। तो ये एक सेंटेंस को आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई, सीईटी, नीट, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करना। व्हाट इज अ नोड? क्या अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज अ नोड, तो आप क्या बोलेंगे? नोड इज अ रीजन विच हैज जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये रिपीट करेंगे सब बच्चे, नोड इज अ रीजन विद जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बोलो क्या है? नोड इज अ रीजन विद जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना। तो अब आपको कोई पूछेगा नोड क्या होता है, तो आप इजीली बता पाओगे कि भाई वो ऐसी जगह है ऑर्बिटल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैं पूछूं कि आपके घर में इंसान, ह्यूमन बीइंग के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां है? आप बोलोगे रूम के अंदर। हाँ, रूम के अंदर ही मिलेगा ना इंसान। कमोड के अंदर मिलेगा क्या? नहीं भाई, वहां जीरो प्रोबेबिलिटी, नहीं मिलेगा वहां पे ह्यूमन बीइंग तुमको। हाँ, तो इसीलिए कुछ अभी पूरा ऑर्बिटल है, राइट, लेकिन
कुछ जगह पे ज्यादा चांस है, कुछ जगह पे कम चांसेस है मिलने के। वैसे ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसा भी खास एरिया है जहां पर 0 प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, वो है नोड। और बाकी जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया। तो अब मुझे आप बता सकते हो बच्चों कि 2s में जो ये खाली जगह आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, ये वाली खाली जगह, क्या मैं इसको नोड बोलूं? क्या मैं इसको नोड बोल दूं? है कि नहीं? है ना? और यही तो वो बोल रहा है। अब सेंटेंस को पढ़ो, अब देखो कितना लॉजिकल लगेगा। क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है वो? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s अपीयर लाइक अ क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s shows one node which is the region of 0 probability density. Easy है कि नहीं? एक ये पूरा ऐसा एरिया मिला जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना नहीं है। क्लियर? इसको हम लोग बॉडी सरफेस डायग्राम या बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स भी बोलते हैं। ये जो शेप बनाए हुए ना हमने, इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ये भी आप सेंटेंस लिख के रखेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर शोन बाय बाउंड्री सरफेस डायग्राम। आपको शेप बनाना है ऑर्बिटल का, तो आप कैसे बनाएंगे? आप खास डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। क्या ये बात समझ में आई? According to this boundary surface diagram, what are the shapes that you need to know and that you need to remember? ठीक है, अब जरा मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं, बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं। आपको इसमें से एक्चुअली क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना, ध्यान से देखो। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। हमारे पास पहले तो ये बताओ कितने सब शेल है? ये तो बहुत बार बता चुका हूं। कितने सब शेल है हमारे पास? S सब शेल है, बरोबर। फिर P सब शेल है, फिर D सब शेल है और F सब शेल। ये तो सबको आता है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। S P D F ऐसे 4 सब शेल है हमारे पास। हर एक में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं बताओ? ये भी पिछले लेक्चर में भी किया था। कैसे पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? वैल्यू ऑफ m से ना। इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं p में, राइट। d में कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं और f में कितने हैं? 7 ऑर्बिटल्स हैं, है ना। ऐसे है। अब देखना, बहुत ही प्यारा, आपको इजीली समझ में आएगा। हाँ, s का एकमात्र एक अकेला ऑर्बिटल है ना, उसका शेप देखना। हाँ, उसका शेप देखना बच्चों। शेप होता है स्फीयर। तो कोई भी s ऑर्बिटल, कोई भी s सबशेल का ऑर्बिटल, s सबशेल का ऑर्बिटल आपको कोई पूछेगा कि उसका शेप क्या है, तो आप क्या बोलोगे? शेप इज स्फीयर। तो 1s 2s 3s कोई भी s है ना, तो उसका शेप क्या बोलोगे? s का शेप स्फीयर। s फॉर स्फीयर, इजी टू रिमेंबर। बोलो हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब जरा p की बात करते हैं। p में कितने ऑर्बिटल है? 3 है। ध्यान से देखना, p में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल है। तो इजीएस्ट वे टू रिमेंबर इज यू रिमेंबर इट एज लाइक दिस, px py pz। कैसा? 3 है ना, px py pz। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्यों x y z? तो भाई 3 एक्सिस होते हैं ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। जिनको नहीं समझता, ऐसे सबने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। x y एंड z 3 एक्सिस तो सबको आते हैं ना।
राइट। अच्छा, तीनों का शेप कैसा है? तीनों का शेप एक जैसा है। ऑल थ्री आर डम्बेल शेप्ड। कैसे हैं? डम्बेल शेप्ड। अब आप बोलोगे सर डम्बेल शेप क्या होता है? तो यही यार, ये डम्बेल ही है ना। अब ये मत बोलना सर मैं तो जिम में जाता हूं मेरा डम्बेल तो ऐसा है। हाँ, इट्स नॉट लिटरल डम्बेल। तुम्हारा भरोसा नहीं। तो ये डम्बेल मतलब यही फिगर ऑफ 8 भी बोल सकते हो, ऐसा सीधा इन्फिनिटी ऐसा भी बोल सकते हो। इसको हम लोग डम्बेल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डम्बेल शेप। तो कोई आपको पूछेगा कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या है, तो आप बोलोगे स्फीयर है। पी ऑर्बिटल, जो पी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप क्या है? तो तीनों का शेप कैसा है? डम्बेल शेप है। एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है, एक जेड एक्सिस में है। आई होप ये बात सबको समझ में आई। फिर से समझ लो। अच्छा, मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो मेरे पास एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस में बना लेता हूं। एकदम प्यार से अपन एक एक डिटेल में कर रहे हैं। देखो पूरा डायग्राम क्यों, एक डायग्राम के साथ, तो आपको कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं रहेगा। एकदम शांति से प्यार से बनाओ और ये ड्रॉ करके लो साथ साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि शेप एक्चुअली कैसा दिखता है बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, मैं अगर नेमिंग करने जाऊं तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, बरोबर है? एक्स वाई और जेड। अच्छा जरूरी है क्या ये एक्स वाई और जेड ऐसा ही लिखना है? आप कोई भी किसी भी एक्सिस को कोई भी नाम दे सकते हो, बट हम लोग एक जनरल कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि हॉरिजॉन्टल वाला एक्स है, वर्टिकल वाला वाई, और जो प्लेन के बाहर आ रहा है वो जेड है। ठीक है ना? अब देखो, अब इजी हो गया। आपको क्या बनाना है? डंबल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? डंबल बनाना है। तो पहले मैं एक्स पे डंबल बनाऊं। ये देखो, ये एक्स पे डंबल बनाया मैंने, दिखा? एक्स पे डंबल। फिर मेरे को वाई पे डंबल बनाना है। ये देखो, ये वाई पे मैंने डंबल बना दिया। इजी है ना? और फिर मेरे को जेड पे डंबल बनाना है। देखो ये मैंने जेड पे डंबल बनाया। कितना इजी, एक्स वाई और जेड। अच्छा अब देखो कितना आपको ये अच्छा समझ में आएगा। जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा उनका ऐसा एकदम दिमाग की बत्ती जल गई होगी। हम लोग पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखते थे बच्चों मैक्सिमम? याद करो। हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे ना, क्योंकि 3 ऑर्बिटल थे तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखते थे, है ना? तो देखो ये एक लोब है, ये जो है ना इसको एक लोब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक डंबल का एक गोला जो है उसको क्या बोलेंगे? एक लोब। क्या बोलेंगे? लोब। तो एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे यहां पे 1 2 फिर 3 4 फिर 5 और 6 बन गया। देखो इजी, अपना 6 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बरोबर है कि नहीं? और ये तीनों अलग अलग एक्सिस में है ना, तो एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। ये वाला ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, ये एक्स एक्सिस में है ना। फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, किधर? वाई एक्सिस में। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, किधर? जेड एक्सिस में। ये तीनों आपस में एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, तो एकदम दूर दूर है, इनका कोई रिपल्शन नहीं हो रहा, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी हुई है। क्या ये बात समझ में आई? सबको समझ में आया मैंने क्या बताया पूरा? अगले इस पे आते हैं, डी सबशेल पे। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। डी में क्या है? 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स है। अब इसका थोड़ा सा फंडा कुछ बच्चों को हाई फंडू लग सकता है, लास्ट वाला मैं समझाता हूं। देखो डी में 5 ऑर्बिटल कौन से, पहले ये जरा समझो। एक है डी एक्स वाई, नेक्स्ट है डी वाई जेड, तीसरा है डी जेड एक्स, चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा है डी जेड स्क्वायर। अब ये बहुत अजीब है ना? नाम ही अजीब है। पहली बात तो पहले नाम समझो कैसे दिए हुए, फिर हर एक का डायग्राम भी बना के समझाता हूं,
ठीक है, देखो डी एक्स वाई का मतलब क्या है। अच्छा, ये पांचों कहां से आए, श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व किया, 5 ऑर्बिटल मिले, ठीक है। सॉल्यूशन, श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने को नहीं करना है, तो ये मान लो कि ये 5 ऑर्बिटल अपने को मिल गए। कौन से 5 मिले, सब लोग रिपीट करेंगे एक साथ, समझेंगे क्या बोला मैंने। नंबर 1 इज डी एक्स वाई, पहला कौन सा है, डी एक्स वाई। दूसरा कौन सा है, डी वाई जेड। तीसरा कौन सा है, डी जेड एक्स। चौथा कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट इज डी जेड स्क्वायर, लास्ट इज डी जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको बहुत लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। आप प्रॉपरली ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा याद रखना, ठीक है। अब जरा सबके शेप्स देखते हैं, जरा सबके शेप देखते हैं। इसका शेप है डबल डंबल, इसका शेप क्या है, डबल डंबल। कितने डंबल है, 2, मतलब लोब्स कितने होंगे, एक डंबल में 2 लोब होते हैं ना, तो लोब कितने हुए, डबल डंबल में 4 लोब हो जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं, बायो वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझेगा। आप इसको ऐसे याद रखना, क्रोमोसोम्स का टेट्राएड किया था ना अपन ने माइटोसिस मियोसिस में, ऐसे समझ लेना, राइट बच्चों। तो आपको तो इसमें क्रोमोसोम भी याद आ रहा होगा, है कि नहीं। डी वाई जेड का शेप क्या है, सेम डबल डंबल। डी जेड एक्स का शेप क्या है, सेम डबल डंबल। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप क्या है, सेम डबल डंबल। तो आप बोलोगे यार अच्छा है ना, बेस्ट है, चारों का शेप कैसा है, सेम टू सेम है, सबका शेप क्या है, डबल डंबल शेप है। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस। लास्ट वाला जो डी जेड स्क्वायर है, ध्यान से देखना, डी जेड स्क्वायर का शेप है डोनट शेप। डी जेड स्क्वायर का शेप क्या है, सबने डोनट देखा है ना, डोनट देखा है, डोनट खाया है, जिन्होंने नहीं खाया होगा मेदू वड़ा। अपना इंडियन डोनट बोले तो मेदू वड़ा, मतलब कि एक रिंग है और बीच में होल है ना। अमेरिकन के लिए हम वो लोग मीठा बना के उसको डोनट बोलते हैं, हम उसको नमकीन बना के मेदू वड़ा बोलते हैं, राइट। तुमको शेप याद रखना है ना, शेप ऐसा है ना बेटा, ये वाला सही है, डोनट का शेप ऐसा होता है ना बच्चों, राइट। हाँ, मतलब आई एम प्रीटी श्योर सबने डोनट तो जरूर देखा होगा, ठीक है ना। तो फंडा ये है कि डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सबका शेप डबल डंबल शेप है, जबकि जेड स्क्वायर का शेप कैसा है, डोनट शेप। ये मैंने डोनट की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश वाली लिखी है, डोनट, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। अब जरा डायग्रामेटिकली समझते हैं भाई कि ये कैसे दिखेंगे डबल डंबल, डिटेल में बनाते हैं। चलो, हमें हर एक के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक्सिस बनाने पड़ेंगे पहले, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो पहले एक्सिस बनाएंगे, इस तरह से। नाउ what I'll do is I'll make it in combination of 3 + 2। हाँ, 5 है ना टोटल, ऊपर मैं 3 बना रहा हूं, नीचे 2 बना रहा हूं। ये बहुत आसान नहीं है, तो अगर आपको पहली बार में ऐसा इतना नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत लो, इसको थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये पहली बार में इतना डायरेक्टली क्लिक नहीं होता हर बच्चे को, तो डोंट गेट दिस थिंग। अपने आप से ये मत करो, अपने आप को डाउट मत करो अपनी इंटेलिजेंस को, ठीक है। ये बहुत ईजी चीजें नहीं है, खास करके जो डी सब शेल के जो शेल शेप्स है ना ऑर्बिटल्स के, ये जेई एडवांस में एडवांस में भी एफ के नहीं पढ़ाते, ठीक है, डी तक पढ़ाते हैं, बस हो गया। तो ये बहुत इजी चीज नहीं है, टेंशन मत लेना, आएगी धीरे धीरे समझ में आएगी। खास करके जो अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, अभी शुरू के चैप्टर्स में तो डिफिकल्ट लगता है, नो डाउट। चलो देखिए यहां पे 5 मैंने बना दिए, हर एक का शेप क्या है देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या है, डबल डंबल है ना। अब चलो पहला वाला उठाते हैं, पहला वाला उठाते हैं, क्या है पहले वाले का नाम बताओ, एक्स वाई,
है ना, लॉजिकली देखो पहले वाले का नाम क्या है बच्चों, एक्स वाई, क्लियर है, एक्स वाई। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूं, मैं जेड एक्सिस को डिलीट कर रहा हूं। पहले ये क्लियर हुआ, मैंने एक्स और वाई बनाया, मैंने जेड एक्सिस को हटा दिया ताकि मेरे को थोड़ी क्लैरिटी रहे। अब डी एक्स वाई का मतलब क्या है जरा ये समझो। डी एक्स वाई का मतलब है कि मेरे जो डबल डंबल के जो लोब्स हैं, लोब वर्ड का मतलब समझा ना सबको, ये लोब है, क्या है, LOBE, ये लोब। हाँ, मेरे जो डबल डंबल के 4 जो लोब्स है ना, वो एक्स और वाई के बीच में आने चाहिए। समझा क्या बोला, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, जो डंबल के लोब्स हैं, ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं, वो कहां आने चाहिए, एक्स और वाई के बीच में आने चाहिए। यानी कि इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये रहा एक डंबल और ये रहा दूसरा डंबल। क्या ये बात सबके भेजे में गई? एक्स वाई का मतलब समझ में आया, एक्स और वाई के बीच में आए ना, एक्स और वाई के बीच में आए ना लोब्स, तो इसलिए इसको क्या बोला, डी एक्स वाई बोला। क्या ये बात सबको समझ में आई? फिर से देख लो, इसको क्या बोला, डी एक्स वाई। अब करेंगे डी वाई जेड। क्या करेंगे, डी वाई जेड। तो आप बोलोगे ठीक है डी वाई जेड करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक्स वाई एंड जेड ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स वाई एंड जेड आर ऑल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं एक्स को हटा दूं, समझो मैंने एक्स को हटा दिया, अभी मेरे को किसके बीच में चाहिए, मेरे लोब्स किसके बीच में चाहिए, y और z के बीच में चाहिए। देखो ध्यान से, समझ रहा है सबको, काफी सिंपल पैटर्न है। अभी मेरे को लोब्स किसके बीच में चाहिए, y और z। तो देखो ये y और z के बीच में ऐसे बनाया, y और z के बीच में ऐसे बनाया। क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग, y और z के बीच में। तीसरा किसके बीच में बनाना है, z और x के बीच में बनाना है। तीसरा किसके बीच में बनाना है, z और x। तो यहां पे y को हटा देता हूं मैं, मुझे z और x के बीच में बनाना है, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे बनाऊंगा, है ना, z और x के बीच में बना दिया मैंने। क्लियर, दिस इज z, दिस इज x। तो दिस वाज d zx, दिस वाज d yz। डबल डंबल बन गए तीनों के, यस, ओके। नाउ चौथे वाले को ध्यान से देखना, चौथा वाला क्या है, फोर्थ वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या नाम है उसका, चौथे वाले का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगेन मैं z को हटा दूं, ये हटा दिया z को, ये रहा x, ये रहा y। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों बोलते हैं, चौथे वाले को मैं अलग से क्यों बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने पहले 3 अलग बनाया और फोर्थ वाले को अलग से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो लोब्स है ना, दे आर नॉट बिटवीन द एक्सिस। इसके पहले मैंने कैसे बनाया था, लोब को दो एक्सिस के बीच में बनाया था, अग्रीड। फोर्थ वाले में द लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, द लोब्स आर अलोंग द एक्सिस। ऐसा फर्क दिख रहा है आपको, क्लियरली फर्क दिख रहा है, इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है। देखो यहां पर दो एक्सिस के बीच में थे और यहां पर अलोंग द एक्सिस थे। अब आप बोलोगे सर फिर इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों है, तो भाई लॉजिकल है। देखो एक्स पे 2 लोब्स है तो एक्स स्क्वायर, वाई के ऊपर 2 लोब्स हैं तो वाई स्क्वायर, है ना, 2 लोब एक्स के ऊपर है, 2 लोब वाई के ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसा होता है। तो इसलिए इसका नाम हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी डन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज डी जेड स्क्वायर। अब मेरे को अकेले z का ही एक्सिस बनाना है, तो एक ही एक्सिस बनाना, मैं एक एक्सिस बना के इसको नाम दे देता हूं z। डज इट मेक सेंस, एक ही एक्सिस बनाना है मेरे को, क्योंकि नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर है। देखो
तो एक ही एक्सिस मैंने बनाया, उसको नाम क्या दे दिया, z। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है, चलो सॉरी, एक ऑर्बिटल तो ऐसा है, ये उसके लोब कैसे है, z पे है ना। जो दूसरा वाला है ना, जो दूसरा है ना, वो उसके अराउंड ऐसे घूम रहा है। तो दोनों z पे ही है, एक ऐसे z के ऊपर लोब्स बना रहा है और दूसरा z के अराउंड ऐसा घूम रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? एक ने लोब बनाया z के ऊपर और दूसरा ऐसे घूम रहा है उसके आजू बाजू, इसलिए नाम क्या रखा, dz²। और डोनट शेप समझ में आया, सर्कल है, बीच में ऐसा होल है, एक्सिस जा रहा है, क्लियर। तो इसलिए शेप क्या है, डोनट शेप्ड है। शेप कैसा है बच्चों, डोनट शेप्ड है। अब कुछ बच्चे आई नो ये देखते ही टेंशन में आगे होंगे कि सर ये पूरा याद करना है क्या। द रियलिटी इज नीट में इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, हार्डली कभी आया है, सीईटी में आज तक कभी नहीं आया है, नहीं आएगा, ठीक है। जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मैंने ये पूरा पार्ट जो एक्सप्लेन किया, शेप्स को ड्रॉ करके समझाया अभी, जो इसके ऊपर एक्चुअली आपको जेई में क्वेश्चन आएगा। नीट में हार्डली कभी नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई मेजर क्वेश्चन कभी आया है। सीईटी में आएगा ही नहीं, नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। जेई में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आप सोचो कि डी में 5 है तो एफ में कितना कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। लेकिन एफ का थैंकफुली आपके सिलेबस में, आपके लेवल पे नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद कर लेना कि एफ के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, बात खत्म। ना उनके शेप याद करने, ना उनके नाम याद करने आपको। आपको सिर्फ बच्चों एस सब शेल यानी कि एस ऑर्बिटल का स्फीयर शेप, पी सब शेल का डंबल शेप और डी सब शेल का डबल डंबल और डोनट, ये शेप याद कर लेने। हर एक डायग्राम को ड्रॉ करके देखने के लिए हर मतलब सीईटी और नीट वाले बच्चों को जरूरत नहीं है, उतनी जेई वालों को जरूरत है, ठीक है। और एफ में क्या याद करना है, सिर्फ एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, बाकी आपको ना ही उनके नाम ना ही उनके शेप्स को याद करने की कोई जरूरत है। In most of the books, you won't even find them mentioned, to be honest. Okay, unless you go for very high fundo reference books, you will find the names mentioned. Otherwise, names भी mentioned नहीं है, to be very honest. Right? अब जरा टेक्स्ट बुक की भाषा में इन चीजों को सीखते हैं जो अभी मैंने आपको डिटेल में डायग्राम में समझाई। देखो, हाँ, s orbitals are spherical in shape। क्या ये बात दिख रही है सबको यहाँ पे स्क्रीन पे? क्या है? s orbitals are spherical in shape। डायरेक्ट बता दिया मैंने, ऐसे याद करना है आपको। Their size increases with the value of n। मतलब can I conveniently say that 1s is smaller than 2s which is smaller than 3s etc। जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे s सब शेल की साइज भी बढ़ेगी। क्या ये बात सही है? समझ में आया? ऑब्वियसली रेडियस भी बढ़ ही रहा है, मालूम ही है हमको, है ना। रेडियस बढ़ रहा है तो साइज तो बढ़ने ही वाली है। ओके, अगर हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाते हैं एस सब शेल का तो इस तरह से बनेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया कि 1s और 2s का, 1s छोटा है 2s बड़ा है। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है किसका? 1s और 2s का, जहां पर हम लोग न्यूक्लियस को ओरिजिन मान लेते हैं, न्यूक्लियस को सेंटर मान लेते हैं, न्यूक्लियस को सेंटर यानी कि ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, हमेशा। तो अगर स्फीयर बनाना है तो न्यूक्लियस को सेंटर मान के चलेंगे, और अगर एक्सिस बनाने हैं तो न्यूक्लियस को ओरिजिन मान के चलेंगे हम लोग। यस, आप बोलोगे ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पी सब शेल पे। किस पे आएंगे? पी सब शेल पे। तो ध्यान से देखना, पी सब शेल के बारे में क्या लिखा है। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स फॉर द पी सब शेल। कोई भी पी सब शेल आप लेते हो तो उसके पास कितने ऑर्बिटल्स है? 3, ठीक है ना। यह मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब यहां पर क्या होता है, हर पी सब शेल के हर ऑर्बिटल के पास, है ना, ईच पी ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स। ईच पी ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स। मैंने शेप का नाम क्या बताया? डंबल। और ये एक पार्ट को मैंने क्या बोला?
लोब बोला। क्या बोला इसको? एक पार्ट को लोब। क्या ये इजी इनफ टू अंडरस्टैंड है सब बच्चों के लिए? एक पार्ट को मैंने क्या बोला? लोब। तो दो लोब मिलाकर क्या हो गया, मेरी टंग तोतला हो गया अचानक। हाँ, दो लोब्स को मिलाकर एक ऑर्बिटल बना और ऐसे 3 ऑर्बिटल मिलाकर एक पी सब शेल बना। सही है ना? ऐसे 3 ऑर्बिटल्स मिलाकर एक पी सब शेल तैयार हो गया। ठीक है। द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑल 3 ऑर्बिटल्स आर द सेम। तीनों ऑर्बिटल का साइज भी एक जैसा है, उनकी एनर्जी भी एक जैसी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उनका ओरिएंटेशन यानी कि उनका जो डायरेक्शन है वो अलग है। डायरेक्शन कहां है भाई? तो एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब आप सोचोगे कि सर 2p क्यों लिखा है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? तो भाई ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्स्ट वाले शेल के पास सिर्फ s होता है, सेकंड वाले के पास s और p दोनों होता है। मतलब p की शुरुआत कहां से होगी? p की शुरुआत होगी सेकंड शेल से। क्या ये बात समझ में आई? p की शुरुआत कहां से होगी? सेकंड शेल से। थर्ड में क्या होगा? s, p और d। यानी कि अगर मुझे d लिखना है तो मुझे मिनिमम 3 से ही शुरू करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं हो सकता। क्या ये बात दिमाग में गई? है ना? ओके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये बोलता है 5 ऑर्बिटल्स विद डी सबशेल। 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल ऑलरेडी बता दिया, नाम भी आपको बता दिया, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, जेड एक्स बोलना चाहिए, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। एक्स जेड एक ही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट इज डी जेड स्क्वायर। है ना? डी जेड स्क्वायर। यहां पर भी सबके सब 5 ऑर्बिटल्स दे आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। सबके सब कैसे हैं? पांचों के पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं? एक जैसे। जब भी एक सबशेल आप लेते हो तो उसके अंदर के जितने भी ऑर्बिटल हैं उनको आप क्या मान के चलते हो? दे हैव इक्वल एनर्जी। क्या मान के चलते हो? 3 ऑर्बिटल हो, 5 ऑर्बिटल हो, जो भी हो, उसकी क्या होती है? एनर्जी कैसी होती है बच्चों? उसकी एनर्जी इक्वल होती है। आई होप ये क्लियर है। ओके। तो एनर्जीज के बारे में थोड़ा बात करें। जैसा आपने देखा वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में भी डी लिखा है और एफ को उन्होंने उड़ा दिया। एफ लिखा ही नहीं, देखो एफ का नाम भी नहीं लिया, है ना? आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलोगे, उसमें भी अगर एनसीईआरटी आप खोलते हो, जेई या नीट के लिए आप एनसीईआरटी देखते हो, तो वहां पर भी एफ का सिर्फ मेंशन मिलेगा आपको, बाकी कोई डिटेल नहीं दी हुई है। तो चिंता नहीं करना है, एफ के बारे में आपको कोई डिटेल नहीं पूछेगा। इज दैट क्लियर? फिर से रिवाइज कर लो। एस में 1 ऑर्बिटल, डी में पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल्स, एफ में 7 ऑर्बिटल्स बच्चों। राइट। नेक्स्ट वी सी व्हाट अबाउट द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो भाई ऐसा है कि अगर हम लोग, जैसे हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम हाइड्रोजन से शुरू किया था, बोलोगे हाँ सही बात है, हाइड्रोजन से शुरू किया था, तो हाइड्रोजन का जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली, आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल, कोई टेंशन नहीं। हाइड्रोजन वाज इजी, राइट? बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट हायर शेल्स? तो यहां पर ऐसा है, हायर शेल्स की अगर हम बात करें तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। कैसे? देखो मैंने क्या बोला है कि जैसे जैसे शेल बढ़ती है एनर्जी बढ़ती है, बरोबर है? शेल के हिसाब से। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी हमने इसको इस तरह से लिखा था बच्चों, E1 is less than energy of shell 2 is less than energy of shell 3 is less than energy of shell 4, ऐसे so on and so forth, ऐसे लिखा था। एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये हमने फॉर्मूला के साथ भी प्रूव भी किया था, है ना? अच्छा, फर्स्ट वाले शेल में क्या होता है? हमारे पास 1s होता है। सेकेंड वाले में क्या होता है? 2s और 2p होता है। थर्ड वाले में क्या होता है? 3s, 3p, 3d होता है ना? करेक्ट। तो वो ये बोल रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर शेल के अंदर, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर शेल के अंदर ही जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी आपस में ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो 2s और 2p की ऑलमोस्ट इक्वल, 3s 3p 3d की ऑलमोस्ट इक्वल, 4s 4p 4d 4f की ऑलमोस्ट आपस में
इक्वल है, पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ शेल की एनर्जी देखें तो गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए क्या ये बात हमने क्लियरली मेंशन की थी बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या ये बात हमने क्लियरली मेंशन की थी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल तो वो एनर्जी गेन करता, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ती है, ऐसा बोला था हमने? यस। और हायर टू लोअर आता है तो एनर्जी लूज करता है, ये भी बोला था। मतलब ऐसा बोल लो कि जब वो शेल चेंज करेगा, जब वो शेल चेंज करेगा तो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, बट विद इन अ शेल अगर वो अपना ऑर्बिटल चेंज कर रहा है तो एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्या ये बात भेजे में गई कि नहीं गई? क्या बोला मैंने? जब इलेक्ट्रॉन अपना शेल बदलेगा, शेल चेंज करेगा तो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, पर विद इन अ शेल, एक शेल के अंदर, जैसे यहां पे अगर वो थर्ड शेल के अंदर ही अंदर एस से पी, पी से डी जा रहा है तो एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको सिंपल भाषा में ऐसे सोचो कि आप थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बारे में बात कर रहे हो एक बिल्डिंग के। आप थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाओगे ना तो एनर्जी में बहुत फर्क आएगा, लेकिन थर्ड फ्लोर के ही एक फ्लैट में से निकल के दूसरे फ्लैट में गए तो फर्क ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आप सेम फ्लोर पे हो अभी भी, है ना? तो वैसे ही वो बोल रहा है कि थर्ड शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, उसमें आपस में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ शेल के बीच में बहुत डिफरेंस है। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होती है, इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसे डिफाइन करते हैं उनको हम लोग? ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 2s और 2p आपस में डीजेनरेट है तो क्या यह बात सही होगी? देखो, ऐसा बोल सकता हूं मैं, 2s और 2p कैसे आपस में डीजेनरेट है, 3s 3p 3d आपस में कैसे है? डीजेनरेट है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। फॉर, बट ये किसके लिए डिफाइन किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन किया गया था फॉर हाइड्रोजन एटम। अब सवाल यह है कि क्या ये सेम लॉजिक हर जगह एप्लीकेबल है क्या? फॉर हायर सिस्टम्स भी ये लॉजिक एप्लीकेबल है क्या? तो मुद्दा ये है कि भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में थोड़ा सा एक चेंज आता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कैसा एक अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन था ना, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो जाता है? इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स देयर इज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स आते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है बच्चों, तो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है कि नहीं? तो यहां पर हमें क्या एक छोटा सा रूल अप्लाई करना होता है? वी अप्लाई समथिंग कॉल्ड एज दी N+L रूल। क्या अप्लाई करते हैं? N+L रूल। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज N+L रूल। ठीक है ना, ध्यान से जरा समझते हैं कि ये N+L रूल होता क्या है। ठीक है, पहले ये बताओ सब बच्चे, N का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बरोबर है, सबको मालूम है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। L का मतलब क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, बरोबर है, इजी। अच्छा, ये N क्या बताता था? तो ये शेल बताता था। अजीमुथल क्या बताता था? ये सब शेल बताता, ये भी मालूम है अपने को, है कि नहीं? है ना? तो ओरिजिनल थियरी ने क्या बोला? अब ध्यान से सुनना। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ने हम लोगों को ये बोला था, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ने हमको ये बोला था कि 2s की एनर्जी इज द सेम एज 2p की एनर्जी। क्या ये बात मानते हो? अभी मैंने आपको सिखाया कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि 2s और 2p की एनर्जी सेम है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे हाँ या ना, 2s और 2p की एनर्जी सेम है। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल था? ये किसके लिए एप्लीकेबल था? ये फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए एप्लीकेबल था? ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था। पर न्यू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो आते हैं, है ना, उनके लिए ये बोलता है कि 2s की एनर्जी एक्चुअली 2p से कम है। क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं? हाँ, पहला वाला बोला 2s 2p सेम होना चाहिए, लेकिन अभी बोल रहा है 2s का एनर्जी 2p से कम होना चाहिए। अब इसको आप प्रूव कैसे करोगे, इसको आप समझाओगे कैसे? तो इसको आप समझाओगे n+l रूल से। कैसे समझाओगे? n+l रूल से। देखो ध्यान से, है ना। अब मुझे बताओ कि इसके लिए n की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है, क्योंकि 2s था। इसके लिए n की वैल्यू क्या है, तो ये भी n की वैल्यू है 2, ठीक है। पर l अजीमुथल लास्ट लेक्चर में किया था, याद कर लो। अजीमुथल की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0, बिकॉज s सब शेल था। और इसके लिए l की वैल्यू क्या है, p है ना, तो क्या है 1 0 1 2 3 ऐसे बताया था, याद कर लो। तो अब मुझे बताओ n+l की वैल्यू यहां पे कितनी हुई? n+l की वैल्यू कितनी हुई यहां पे बच्चों? यहां पर n+l हो गया 2 और यहां पर n+l हो गया 3। तो क्या अभी आपको समझ में आ गया कि ये n+l की वैल्यू अलग अलग आ गई? यस और नो। और यही तो कैच है कि n+l की वैल्यू से हम ये प्रूव कर सकते थे कि एक्चुअली 2p की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू 2s। क्या ये बात सबके भेजे में चली गई? बहुत इजी है। क्या किया हमने? सिर्फ अप्लाई किया हमारा नॉलेज ऑफ n एंड l। हमें प्रिंसिपल और अजीमुथल ऑलरेडी निकालने आता है, हमने किया। पिछले सेशन में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे, बस वही हमने निकाला और देखा कि 2p का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, 2s का वैल्यू कम आ रहा है, इसलिए 2p की एनर्जी ज्यादा है। क्या ये सबके भेजे में गया? बोलो यस और नो। एकदम इजी, सिंपल। तो इसीलिए इसको हमने बोला n+l रूल या फिर n+l इक्वेशन, है ना। काफी इजी एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा। तो देखो ये बोलता है फ्रॉम द n+l रूल नाउ एनर्जी ऑर्डर थोड़ा सा अलग कर दिया कि भाई 1s से ज्यादा 2s का, फिर उससे ज्यादा 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4d। ये अब ध्यान से देखना जरा, अब ध्यान से देखना। अगर इसके हिसाब से हम लोग ऐसे सिर्फ सीक्वेंस में लगाने जाते, अगर हम लोग आंख बंद करके गधे जैसा अगर सीक्वेंस लिखते, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 4 के लिए क्या आता है 4s 4p 4d, ऐसा लगाना चाहिए था, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। अगर मैं सिर्फ लॉजिकली सीक्वेंस में लगा था तो मैं ऐसे लगा देता, 1 में s, 2 में sp, 3 में spd, 4 में spdf, मैं ऐसे लगा देता। पर यहां पर एक बात समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा देखते हैं। अगर मैं ऐसा एग्जांपल लगा देता तो यहां पे गलती कहां होती? तो गलती यहां पे होती, ध्यान से देखना जरा। यहां पे गलती होती, ध्यान से देखना। ओके, इसके लिए n की वैल्यू क्या है बताओ? तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू 3 है। इसके लिए n की वैल्यू क्या है बताओ? तो बोलोगे n की वैल्यू 4 है। ये तो किसी अंधे को भी दिख रहा है, 3d और 4s, n थर्ड शेल फोर्थ शेल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अजीमुथल की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 ऐसा होता है ना, कितना होता है 2। और s के लिए क्या है अजीमुथल की वैल्यू? 0। तो एक्चुअली ज्यादा एनर्जी किसकी है बताओ? इसका टोटल कितना हो रहा है? इसका टोटल हो रहा है 5 और इसका टोटल हो रहा है 4। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? तो क्या मुझे ये उल्टा करना पड़ेगा? हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 3d में बाद में जाएगा। समझा? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? मैंने क्या बोला? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहां पे मैंने क्या किया? n+l रूल अप्लाई किया और कुछ नहीं। और यही n+l रूल अप्लाई करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ऑफ बो प्रिंसिपल। अब जरा ये समझते हैं ये क्या है। अब ये नया टर्म आया। अभी क्या था? n+l रूल था। अभी n+l रूल से हम लोग कहां गए? ऑफ बो प्रिंसिपल पे गए। तो जरा ये समझते हैं। देखो, टू अंडरस्टैंड
हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, to understand how electrons are distributed within an atom. एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां पर और कितने रखे हुए होने चाहिए, मतलब कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, यह समझने के लिए we need to understand three important rules. तीन अलग अलग हमको रूल्स समझने पड़ेंगे. उन रूल्स के नाम क्या हैं बच्चों? रूल नंबर 1 इज ऑफ बॉ प्रिंसिपल. क्या है? ऑफ बॉ प्रिंसिपल. अब ये कुछ बच्चों को मैंने ऑलरेडी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हुआ है, ये याद होगा. पीरियोडिक टेबल चैप्टर में मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, ये याद होगा. ऑफ बॉ प्रिंसिपल. The second one is Hund's rule of maximum multiplicity. क्या नाम है? रिपीट करेंगे. क्या नाम है? Hund's rule of maximum multiplicity. And the third one is Pauli's exclusion principle. Third one is Pauli's exclusion principle. ये तीन, जिसमें से पहला है ऑफ बॉ प्रिंसिपल. पहला कौन सा है बच्चों? ऑफ बॉ प्रिंसिपल. ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहां से आया, ये ध्यान से देखना. दिस वॉज made or this was understood by using N+L rule. जो मैंने आपको अभी सिखाया ना, N+L rule, वही रूल लगा के ऑफ बॉ प्रिंसिपल बनाया गया. क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑफ बॉ प्रिंसिपल कैसे बनाया गया? N+L रूल, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको 3D और 4S में, यही रूल सीधा सीधा अप्लाई किया और ऑफ बॉ प्रिंसिपल बना. ठीक है? क्यों बनाने की जरूरत थी ये तीनों प्रिंसिपल्स? टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसको आप लोग केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हो? इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हो. क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं एटम के अंदर, उसको कैसे लिखना है, वो आप उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने के लिए जो रूल्स हैं वो ये तीन हैं: ऑफ बॉ प्रिंसिपल, हंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. आप बोलोगे ठीक है भाई, चलो. तो ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है, जरा इसको समझते हैं. पहली बात, ऑफ बॉ इज नॉट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. देयर आर इडियट्स हु बिलीव दैट इज रॉन्ग. ऑफ बॉ एक्चुअली कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड अप. German word which means to build up. Of bow, build up. When you build up, मतलब you're going from lower energy to higher energy. क्या बोल रहा हूं मैं? When you're building up मतलब क्या? You're going from lower, धीरे धीरे आप एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हो, है ना, बिल्डअप कर रहे हो ना, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहे हो. ठीक है? इसका मतलब द इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम विल बी फिल्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ एनर्जी. रिपीट करेंगे स्टेटमेंट. क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम विल बी फिल्ड एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. यही उसने बोला. देखो ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है? increasing order of energy of orbitals. Now as per of Bohr principle, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, अगर उसको चांस मिलता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो सबसे पहले कहां जाता है? 1s में, फिर 2s में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d में नहीं जाता. कहां जाता है? 4s में जाता है. ये एक्सेप्शन है.
क्यों? क्योंकि n+l रूल, क्योंकि n+l रूल। फिर जाता है 3D में, फिर जाता है 3D में, तो 4s और 3D बन गए एक्सेप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई? आगे 3D में आ गया, उसके बाद तो 4s ऑलरेडी हो चुका था, अभी 3D हुआ, फिर 4p। अभी 4p के पास बाद आप 4D एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन 4D नहीं आता। क्या आ जाता है? 5s आ जाता है। क्या आ जाता है? 5s आ जाता है। फिर वापस 4D आता है क्या? यस ऑफ कोर्स 4D आता है कोचू बच्चों। थर्ड में D होता है, फोर्थ में D के पहले क्या आएगा? सॉरी, हाँ, सो दैट इज ऑफ कोर्स देन दैट इज 4D। फिर 4D के बाद 4f आएगा क्या? नहीं, फिर आएगा 6s। क्या आएगा? 6s। तो ये एक और एक्सेप्शन बनता है, ध्यान से देखना। फिर आता है 6s और फिर आता है 4f। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। चलो 6 के लिए n का वैल्यू बताओ 6, l का वैल्यू बताओ 0, क्योंकि सिक्स्थ शेल का s सब शेल है। n is 6, l is 0. What about this? n is equal to 4. What about f? तो l की वैल्यू, अजीमुथल की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, यानी कि 3। तो 4 + 3 ये हो गया 7 और 6 + 0 ये हो गया 6। इसलिए 6s पहले आया और 4f बाद में आया। क्या ये बात समझ में आई? वापिस वही लगाया ना, n+l रूल ही लगाया ना, है कि नहीं? सेम वे ये भी ऐसा भी आ गया 6s और 4D, है ना? ये तो सेम ही है। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगता है तो क्या करना है, सिर्फ n और l की वैल्यू निकाल के देखनी है, आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि n+l की वैल्यू कहां ज्यादा है। अगर n+l की वैल्यू दो चीजों के लिए सेम आ रही है तो देखना है n किसका ज्यादा है। तो देखना, ये देखो, ये 4, 5, 6 है ना, ऐसा दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपको निकालना है, क्योंकि ये सबके लिए 6 ही आ रही है वैल्यू, टोटल 6 आ रहा है, पर n की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए इस ऑर्डर में लगाया हुआ है। अच्छा, तो यहां पर ये एक सिंपल मैंने एक ऐसा ऑर्डर का ये लिखा, पर इसको ऐसे याद करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको रियलाइज हो रहा होगा। एक लाइन में जब लिखो तो ये एक्सेप्शंस को याद रखना और बरोबर लिखना बहुत डिफिकल्ट है। सो दैट्स व्हाई वी राइट ऑफबो प्रिंसिपल इन दिस मैनर। ऑफबो प्रिंसिपल को हम आसानी से इस ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट शेल को लिखूं 1s, सेकेंड शेल को लिखूं 2s 2p, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? थर्ड शेल को मैं लिखूं 3s 3p 3d, फोर्थ को क्या लिखेंगे? 4s 4p 4d 4f, और उसके बाद हर एक में spdf, है कि नहीं बच्चों? और सेवेंथ शेल इनकम्प्लीट होती है ना? तो जब आप इस तरह से लिखते हो ऑफबो प्रिंसिपल टॉप टू बॉटम, देन बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट गेट इट फ्रॉम द प्रिंटेड डायग्राम, खुद एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे मैं बता रहा हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। देखो 1s 2s 2p, 3 में s p d, 4 में s p d और f। सबको समझ में आ रहा है ये? फिर फिफ्थ में भी spdf, फिर सिक्स्थ में भी spdf, फिर सेवेंथ में भी s और p, है ना बच्चों? तो करना क्या है आपको, यहां पे आपको ऐसे देखना है, 1s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 2s में जा रहा है, फिर 2p में जा रहा है, फिर 3s में, फिर 3p, और फिर कहां जा रहा है देखो 4s। ऐसे आपको लाइंस बनानी, सीधी लाइंस बनानी। यहां पे आ गया, खत्म। फिर कहां जाएगा? 4s के बाद 3d, इजीली याद रहेगा। देखो 4s के बाद कहां गया? 3d, फिर 4p, फिर 5s। देखो 4p के बाद 5s दिख रहा है ना नीचे स्क्रीन पे? 4p के बाद 5s, वहां से फिर
4d, देखो 5s के बाद 4d, क्या ये दिख रहा है आपको? 5s के बाद 4d में गया ना, फिर 4d के बाद देखो 5p में गया, देखो ये रहा, फिर 6s में गया, देखो ये रहा, और फिर 6s से कहाँ गया? 4f में। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ऑफ बो प्रिंसिपल याद हो जाएगा। यस बच्चों, तो घुमा फिरा के ऑफ बो प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते वक्त लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना, धीरे धीरे, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा? लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखना, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इज डिसाइडेड बाय द n+l वैल्यू। ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि n+l रूल कैसे अप्लाई होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना है, दैट इज ऑफ बो प्रिंसिपल। सेकेंड बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था? वुल्फगैंग पॉली नाम था उनका, भाई साहब का, जिन्होंने ये बोला था, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले आओ एक एटम के, उनका चारों क्वांटम नंबर एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसको प्रूव करके देखें एग्जाम्पल के साथ। चलो प्रूव करके देखते हैं क्या इसका मतलब क्या है। जैसे आपके बिल्डिंग में अगर आपका पड़ोसी है तो आपका और उसका बिल्डिंग सेम, आपके बाजू के घर में जो रहता है उसकी बात करो, आपका और उसका बिल्डिंग सेम, अपार्टमेंट्स मतलब विंग सेम, फ्लोर सेम, पर फ्लैट नंबर तो अलग होगा ना, होगा कि नहीं होगा? है ना? तो कुछ तो अलग होगा ना, सेम एड्रेस तो नहीं हो सकता एग्जैक्ट। बस यही है कि हमने क्या बोला था, क्वांटम नंबर क्या थे, याद करो पिछले सेशन में क्या बोला था? क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस था, है ना? तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से मैं आपको ऐसे बोलूं कि n, l, ml और ms, ये 4 कौन से क्वांटम नंबर थे? सबको पता है, ये तो अभी आ गए सब बच्चों को, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, है ना? मैं एक आपको सेट देता हूं, एक ऐसी वैल्यू कि भाई ये n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू है 3, ml की वैल्यू है -2 और ms की वैल्यू है +½ ठीक है। दूसरा एक सेट मैं आपको देता हूं वापस, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू -2, तो इसकी वैल्यू मुझे आपको -½ ही देनी पड़ेगी। सेम टू सेम वैल्यू नहीं दे सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू का मतलब ऐसे हो जाएगा ना कि 4th शेल के डी सब शेल में, सॉरी एफ ना, डी सब शेल कर रहा हूं, चलो 2 कर देते हैं। तो 4th शेल के डी सब शेल के फर्स्ट ऑर्बिटल में ये पॉजिटिव स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन था। +½ का मतलब क्या? अपवर्ड एरो, पॉजिटिव स्पिन, है कि नहीं? लेकिन इसके साथ में सेम ऑर्बिटल, सेम शेल, सेम सब शेल, सेम ऑर्बिटल में क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव स्पिन के साथ रह सकता है क्या? द आंसर इज नो। तो इसलिए किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको -½ अगर कर दूं तो चलेगा, तो ये ऐसे हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, किसी एक को तो आपको अलग करना ही पड़ेगा। सपोज आपको ऐसा करना है कि ये नहीं, मेरे को +½ ही चाहिए, ये मेरे को कुछ भी हो जाए +½ ही चाहिए, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आपको किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। सपोज मैं इसको बोलूं -1 कर दूं, तो आप बोलोगे ठीक है, फिर ये सेकेंड ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो ये सेकेंड ऑर्बिटल में चला गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? मैंने क्या कहा? तो कभी भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम के हैं तो उनका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। दैट इज वाई
Pauli's exclusion principle is applied. That is how Pauli's exclusion principle is applied. Another statement way of writing is only two electrons can occupy same orbital, then they must have opposite spin. ये तो आपको बहुत बार बता चुका हूं, सब बच्चों को मालूम है ना, कि अगर एक ऐसा स्पिन पॉजिटिव स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसका साथीदार एक ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको लिखना है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, नेगेटिव स्पिन वाला, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला। एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, प्लस हाफ एक माइनस हाफ, यानी एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। क्या ये बात क्लियर हुई? और ये जो सेट है पॉजिटिव नेगेटिव का, ये जो सेट है ये है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑब्वियसली ना, एक जोड़ी है, एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, इसका एक लॉजिक समझने वाली बात है कि क्यों ऐसा जरूरी है, क्यों नेगेटिव स्पिन, क्यों पॉजिटिव स्पिन, क्यों चाहिए ऐसा, क्यों दो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन वाले साथ में नहीं रह सकते? फंडा ये है बॉस कि देखो यार, कोई भी, अब ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो, कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एवरीबॉडी अग्रीज, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, जब वो घूम रहा है तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बच्चों? बोलोगे हाँ ऑब्वियसली, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अच्छा, अगर एक नेगेटिव है, देखो ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये साथ में रहना चाहेंगे कि रिपल्शन करेंगे? ऑब्वियसली रिपल्शन कर, तो ये पेयर क्यों बनाएंगे? नहीं बनाना चाहते, ये तो रिपल्शन करना चाहते। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, मतलब कि दोनों के स्पिन को मैंने उल्टा कर दिया, एक ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसा, तो क्या होता है, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है, तब ये क्या करेंगे, साथ में रह सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव स्पिन और एक नेगेटिव स्पिन वाला रहे, है ना। आप सबने पिक्चरों में, मूवीज वगैरह में ऐसा देखा होगा कि कोई आदमी, अगर कोई इंसान इलेक्ट्रिक वायर को अगर गलती से टच कर ले तो चिपक जाता है उससे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। फिजिक्स का पूरा इस पे एक पूरा ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेस है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो वैसे ही यहां पर है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की फील्ड क्रिएट कर रहा है। और दो एक जैसी फील्ड वाले कभी भी साथ में नहीं रह सकते, वो रिपेल करेंगे, इसलिए ऑपोजिट फील्ड, ऑपोजिट स्पिन वाले साथ में रह सकते। भले दोनों नेगेटिव चार्ज है, फिर भी अगर स्पिन ऑपोजिट हो गया तो वो साथ में रह सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? यस, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, फिर भी दोनों साथ में रह सकते हैं, बिकॉज दे हैव ऑपोजिट स्पिन। दोनों का स्पिन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों का स्पिन अलग अलग है। ठीक है, अब बोलोगे ओके फाइन। तो यहां पर इसलिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि कभी भी एक जैसे चारों क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल आपको हीलियम का दिया, मैंने ऑलरेडी सेम एग्जांपल आपको दे दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा और एक लाइन यहां पे एमसीक्यू के हिसाब से मार्क कर लेना। अगर किसी शेल में आपको जानना है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो कितने होंगे, 2n²। लेकिन जैसे कि अगर समझो आपको कोई पूछे कि भाई फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो कैपेसिटी कितनी होती है, 2 × 1² यानी कि 2। सेकेंड शेल के लिए कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों, आप बताओ। सेकेंड शेल यानी कि n2, तो कैपेसिटी कितनी होगी, 2 × 2² यानी कि 8, है ना। तो इसलिए हमारे पास शेल के हिसाब से कैपेसिटीज डिफाइन करना बहुत इजी है ना। कितना होता है, 1 2 3 4, तो 2 8 18 32, इस तरह से हम लोग शेल की कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। बरोबर बोल रहा हूं, सबने स्कूल लेवल से पढ़ा हुआ ये। फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, सेकेंड शेल की मैक्सिमम 8 होती है, थर्ड शेल की 18 और फोर्थ शेल की 32 होती है। आप कैसे ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो, 2n², है ना।
तो ये हुआ 2n², राइट। इस तरह से सिंपल बात है ये। ओके, अगला और लास्ट रूल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, नाम बड़ा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बहुत छोटा सा सिंपल सा रूल है, नाम बहुत बड़ा सा है इसका। ठीक है, ये क्या बोलता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट अकर अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। घटिया भाषा, रबिश भाषा ऑफ द टेक्स्ट बुक। अपन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जरा समझते हैं, हंड्स रूल को कैसे समझना है। अच्छा देखो, हंड्स रूल बोलता है कि भाई आपको पेयरिंग कब करना अलाउड है, जब सबके पास एक एक हो गया तब। आप ऐसे इमेजिन करो कि सपोज मेरे को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सोडियम का नंबर क्या बच्चों, 11, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1, ऐसा लिखा हमने। आप बोलोगे ठीक है, तो 1s 2s 2p 3s। अब जिनको ये नहीं समझा उनके लिए इसको डिटेल में बताता हूँ कैसे लिखना है। अभी मैंने ऑर्डर लिखा था थोड़ी देर पहले एनर्जी का, सबको आता है एनर्जी का ऑर्डर लिखने। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, 1s में, उसके बाद कहाँ जाएगा 2s में, उसके बाद कहाँ जाएगा 2p, उसके बाद कहाँ जाएगा 3s, उसके बाद कहाँ जाएगा 3p। ऐसा होता है ना। इतना तो सबको लिखने आ गया है। अब देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने, तो क्या करूंगा, s को 2 दूंगा। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिखने, तो क्या करूंगा, s को 2 और p को 6। ठीक है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो s को 1 दे दूंगा, बस ऐसे हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो p6 मैंने लिखा है, ध्यान से देखना, ये वाला 2p6, हाँ, ये कैसे लिखने का जरा समझो। ये 2p6 कैसा लिखने का, तो 2p6 मुझे बताओ p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, मैंने आपको आज ही पढ़ाया। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैं ऐसे ये तीन ऑर्बिटल आपको बना के दिखा रहा हूं, 3 ऑर्बिटल। टोटल कितने लिखने, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखने, है ना। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। ये राइट है, नो, लिखना वही है पर लिखने का तरीका क्या है, ये हंड्स रूल बताता है। हंड्स रूल क्या बोलता है, फर्स्ट यू फिल एवरीथिंग हाफ, मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। समझा मैंने क्या बोला, हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप इंसर्ट कर दो, उसके बाद पेयरिंग चालू करो। क्या ये बात समझ में आई, फिर से समझो, राइट, फिर से समझो। The Hund's rule says the correct way of writing is 1 2 3 4 5 and 6। जो मैंने पहले लिखा था उसमें गलती क्या थी, मैंने ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने पहले से ही पेयरिंग कर दी थी ना, तो वो रॉन्ग था। आप बोलोगे सर दिखने में तो दोनों सेम है, हाँ ऑफ कोर्स, बट वाइल राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू टेक केयर दैट यू राइट इट दैट वे। क्या ये बात समझ में आई। अब ये सेम लॉजिक समझो आपको ऑक्सीजन पे लगाना है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2,6, यस 2,6, 1s 2s 2p, 1s के पास 2, 2s के पास 2 और 2p के पास 4, 2p के पास कितने 4। अब 2p को ध्यान से देखो, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं p के पास बच्चों, 3। बोलोगे ठीक है 3 है, हमने ये बना दिया 3। अब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ध्यान से देखना जरा, अब एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी। एक बच्चे ने बोला मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4, दूसरे बच्चे ने बोला मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 3 और 4। कौन सा वाला करेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हंड्स रूल ने क्या बोला, तब तक पेयरिंग नहीं करने का जब तक सब ऑर्बिटल में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाते। क्या ये बात भेजे में गई, सबको समझ में आई। तो यहां पर फंडा ये है कि बॉस एक ऑर्बिटल यहां पे खाली पड़ा है ना, तो खाली पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग क्यों करा रहे हो, एडजस्टमेंट क्यों करा रहे हो। जब आपको
रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन और करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में चेक करना है तो ऐसा देखना है कि खाली नहीं दिखना चाहिए आपको। हंट्स रूल यही बोलता है कि पहले सबको हाफ फिल कर दो, पहले सबको क्या कर दो, क्या कर देंगे, सबको हाफ फिल। हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की होती है ना बच्चों, तो इसलिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, हाफ फिल कर दो, फिर आप पेयरिंग चालू करो। दैट इज द आइडिया। एक आखिरी एग्जांपल भी कर लेते हैं और एक, समझो आप लिख रहे हो क्लोरीन, क्या लिख रहे हो, क्लोरीन नंबर 70, 2,8,7, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना। चलो 1s में 2, 2 में, s में 2, p में 6, लास्ट में कितने बचे, 7, देख लो 7 है ना, तो s को 2 दिया, p को कितने दिया, 5। अब 3p के डायग्राम बनाओ ऑर्बिटल के, कैसे बनेंगे, कितने ऑर्बिटल होते हैं 3p में, 3p ऑर्बिटल कितने, p में ऑर्बिटल कितने, तो 3, p में ऑर्बिटल कितने, 3। ये बना दिया 3 ऑर्बिटल। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनाने, 5। फिलिंग कैसे करेंगे, हंट्स रूल क्या बोलता है, 1 2 3, पहले सब में हाफ एक एक दे दिया, फिर 4, फिर 5, इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको, ये है हंट्स रूल। तो मैंने आपको तीनों बता दिए रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहला था ऑब्बो प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाओ। दूसरा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं हो सकता। और तीसरा है हंट्स रूल, यानी कि पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दो पॉजिटिव स्पिन वाला, मतलब अपवर्ड एरो वाला, और उसके बाद ही पेयरिंग शुरू करो, उसके पहले पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते। क्लियर। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसके बेसिस पे अगले सेशन में आपको क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस भी और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली चैप्टर यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो खत्म हो चुका है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट था एक्चुअली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द लास्ट पार्ट, बट एक पूरा सेशन हम लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को किस तरह से लिखना है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे हर साल क्वेश्चन आता है। अभी जो पिछले हफ्ते नीट की एग्जाम हुई उसमें भी वापस से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वापस क्वेश्चन आया था। तो जेई, नीट, सीईटी तीनों एग्जाम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर हम लोग काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देन विल वाइंड अप दिस टॉपिक। ठीक है बच्चों।